हेलो एमर्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जहाँ पे हम सॉलिड्स की वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिनको हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। मतलब सर, मतलब कि अभी भी हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल का ही पार्ट, दैट मीन्स मैकेनिक्स का ही पार्ट, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक फोर्स के वो चमत्कार देखे हैं जहाँ पे फोर्स लगने से एक बॉडी मूव कर रही थी। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि यदि फोर्स लगता है तो 5 तरीके के चेंज ला सकता है बॉडी के अंदर। उनमें से 4 ऐसे चेंजेस हैं जो एक्चुअल में बॉडी को मोशन में या मोशन के चेंज करने या स्टेट को चेंज करने का काम करते हैं। यानी बॉडी का जो स्टेट है, दैट मीन्स अगर मोशन में है तो रेस्ट में है तो मोशन में लाने का काम करते हैं वो 4 तरीके के चेंज। लेकिन एक ऐसा चेंज जो बॉडी के शेप में चेंज लाने का काम करता है और उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी अभी तक हम लोगों ने फोर्स के मोशन और रेस्ट वाले चमत्कार को देखा, अब हम शेप वाले चमत्कार को देखेंगे कि आखिर एक बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगता है तो कैसे एक बॉडी का शेप चेंज हो जाता है या क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है मोशन के अलावा। यानी फोर्स मोशन के अलावा और क्या बॉडी के अंदर चेंज ला सकता है। ठीक है, तो इसी को हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के यांत्रिक गुणधर्म। तो इस चैप्टर की कहानी जो है कहीं और से नहीं आई है, एक्चुअल में फोर्स के कारण ही आई है। यानी यहाँ भी हमको फोर्स ही पढ़ना है। ले देखिए, तो जैसा कि आपको पता है कि यदि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट के अंदर 5 तरीके के चेंज आ सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कि यदि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है तो वो मोशन में जा सकता है, यदि मोशन में है तो वो रेस्ट में चला जाएगा, यदि क्या है स्पीड, मतलब ऑलरेडी वो मोशन में है तो उसकी स्पीड फास्ट या स्लो हो जाएगी, है ना। चौथा, अगर वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स लगने से उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, यानी दिशा में चेंज आ जाएगा, डायरेक्शन में चेंज इन डायरेक्शन। और 5वें नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके शेप में चेंज आ जाएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके शेप में चेंज आएगा। अब ये जो बातें हैं, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, स्पीड फास्ट स्लो, डायरेक्शन चेंज, ये सब बातें हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ी है। जहाँ पे हम लोगों ने लीनियर मोशन पढ़ लिया, क्योंकि ये सब का सब किससे रिलेटेड है, मोशन से। ये टोटल मोशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं चारों चेंज, यानी ये मोशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन हो रहा होता है और हम लोगों ने कई सारे टाइप के मोशन पढ़ लिए। जैसे कि सबसे पहला हम लोगों ने लीनियर मोशन पढ़ा, रैखिक गति। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मोशन इन प्लेन, यानी प्लेन वाला पढ़ा, जहाँ पे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की थी। यानी सिंपल मैं लिख देता हूँ, प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, 2D में मोशन देखा, यहाँ पे 1D में मोशन देख लिया, या सीधा देख लिया और 2 दिशाओं में भी देख लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सर्कुलर मोशन देख लिया, गोल गोल घूमने वाली गति, सर्कुलर मोशन पढ़ लिया। सर्कुलर मोशन के बाद हम लोगों ने रोटेशनल मोशन भी पढ़ लिया, रोटेशनल मोशन, और इन सब का कॉम्बिनेशन रोलिंग मोशन भी देख लिया। तो लगभग हम लोगों ने मोशन यानी काइनेमेटिक्स के कई सारे पोर्शन को देख लिया, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि भैया ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स आया है और फोर्स क्या कर रहा है, तो बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला दे रहा है या मोशन से रेस्ट में ला दे रहा है, या उसकी स्पीड को फास्ट या स्लो कर दे रहा है, जैसा कि आप एक्सीलरेशन के टर्म में देखते हो, और उसकी डायरेक्शन में भी चेंज ला देता है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम इन चारों के अंदर क्या नहीं पढ़े, मतलब ये 4 चेंज तो पढ़े, लेकिन 5वें की कहीं बात नहीं की गई कि भाई अगर फोर्स लगेगा तो बॉडी के शेप में भी चेंज आएगा, और उसी की बात इस चैप्टर में होगी, क्योंकि 4 तक तो हम लोगों ने क्लैरिफाई कर लिया है, अब 5वें को पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि आखिर कैसे बॉडी के शेप में चेंज आता है, क्या कारण होता है। जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी का अर्थ क्या होता है, सिंपल मतलब ये होता है कि भैया बॉडी के ऊपर
अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूं, तो उसके अंदर क्या क्या चेंज आएंगे और उन चेंजेस के कारण बॉडी अपनी क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगी। मतलब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो वो जो बॉडी है वो बॉडी अपने अंदर से कौन कौन से गुण दिखा सकती है, वो उन्हीं गुणों को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं। यानी यांत्रिक गुण का मतलब क्या है, फोर्स लगाओ बॉडी के ऊपर तो बॉडी एक चमत्कार या जादू दिखाए, और उस जादू को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे नजर आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ की बात करूंगा, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझिएगा वो ऑब्जेक्ट कैसा है, सॉलिड से, सॉरी सिंपल मैं बोल दे रहा हूँ, ठोस है, सॉलिड है ये। अब सॉलिड है यदि, तो क्या क्या हो सकता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। वो कहाँ गया, पीछे आपको, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, अपने आप में ये क्या है, सॉलिड है, बिल्कुल है। अब मैं इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करूं, ध्यान से समझेंगे तो क्या हो रहा है, इसके शेप में चेंज आ रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा केस समझिएगा, इसमें हम कौन से प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसमें हम जो फोर्स लगाएंगे, ध्यान से देखिए, मैंने इधर से भी फोर्स लगाया है और इधर से भी फोर्स लगाया है, दैट मीन्स मैं बैलेंस फोर्स लगा रहा हूँ, बहुत जरूरी है। अभी फिर से छोड़ देता हूँ। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैं इधर से अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के शेप में क्या आने लगा, चेंज आने लगा। तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया था तो इसके बॉडी में शेप में चेंज आने लगा। लेकिन जो ही मैं फोर्स हटा दूँ फिर क्या होगा, वह पुनः क्या हो जाएगी, अपने उसी अवस्था में चली जाएगी। पहला ये जादू नजर आ रहा है, भैया फोर्स लगाओ लेकिन कुछ देर तक बॉडी के शेप में चेंज आएगा, लेकिन जो ही फोर्स हटाओगे फिर बॉडी की शेप में चेंज नहीं, यानी वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चली गई। अच्छा, पहली चीज। अच्छा, सपोज कर लो कि मैं फोर्स लगाते जा रहा हूँ और फिर लगाते जा रहा हूँ और भी लगा रहा हूँ, अब लगाते ही रह गया। अब इसके बाद क्या बॉडी के शेप में जो चेंज आया था वो चेंज रीगेन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हुआ, अभी भी क्या हुआ, कुछ लिमिट तक हुआ, पूरा नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। फिर मैं थोड़ा सा और ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा देता हूं। अब देखेंगे, अब देखिए, अब मैं फोर्स यहाँ पे हटा भी दूं तो भी अपने शेप को पुनः उसी अवस्था में नहीं ले जा पाएगा, है ना। फिर से इसकी जो कैपेबिलिटी थी और क्या हो गई, कम। मैं थोड़ा और कम कर दूं, मान लीजिए मैं और इसके ऊपर फोर्स लगा देता हूं, तब ध्यान से देखेंगे, अब देखिए, है ना, क्या हो रहा है। अब क्या ये ऐसे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो दो चीजें आपने ऑब्जर्व की कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो भाई फोर्स जब तक लगाऊंगा वो बॉडी क्या करेगी, अपने शेप में चेंज लेके आएगी। लेकिन जो ही मैं फोर्स हटाऊंगा तुरंत ही क्या करेगी, वो पहले अवस्था में चली जाएगी। ये चीज नजर आ रही है। दूसरी चीज नजर आई कि लेकिन ये चीजें एक लिमिट तक काम करेंगी, है ना। एक लिमिट तक मैं फोर्स लगाऊंगा तब तक वो फिर क्या करेगी, अपने शेप में क्या करेगी, जो चेंज आया उसको रीगेन कर लेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, मैंने बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी पुनः वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं जा पाएगा, है ना। तो ये दो चीजें हमको नियरली नजर आती हैं किसी भी सॉलिड के अंदर। देखिए मैं सॉलिड बोल रहा हूँ, तो अभी मैं जस्ट इसके पिछले वाले चैप्टर में भी सॉलिड की ही बात करके आया था, और वहां पे मैंने इस सॉलिड को रिजिड बॉडी नाम दिया था। देखिए कहानी वहीं से चल रही है जहां से आप पिछला चैप्टर पढ़ के आए। जैसे रिजिड बॉडी की अगर बात करोगे तो रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी क्या थी कि ये भी एक प्रकार का सॉलिड है, और इसमें अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने से इसके शेप में चेंज नहीं आना चाहिए, शेप में चेंज नहीं आना चाहिए, ये बात की गई थी। ये इस प्रकार के सॉलिड को हम लोग क्या बोलते थे, रिजिड बॉडी बोलते थे। लेकिन आपको उसी समय बता दिया गया था कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी है ही नहीं, ठीक है ना। वो तो हम लोगों ने बस बताने के लिए, समझाने के लिए बोला था कि एक सॉलिड जो है वो रिजिड बॉडी होगा, अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसके शेप में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या होता था, तो हम लोगों ने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं रिजिड बॉडी मान रहा हूँ, और मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये देखिएगा, इसके अंदर के पार्टिकल क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है,
विद द हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऐसे चिपके हुए हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया इधर से। तो जब मैं इधर से फोर्स अप्लाई करूंगा तो सीधा मतलब ये है कि ये बॉडी क्या कर जाएगी, मूव। कैसे मूव कर जाएगी भाई, सीधा अर्थ है ना, इस बॉडी इधर से जब फोर्स लगाओगे तो इधर से कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो ये बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, चलना स्टार्ट कर देगी, तो शेप में चेंज नहीं आ पाएगा। इसमें सबसे पहली बात तो आपको यही समझनी है कि भैया अगर आप चाहते हो बॉडी के शेप में चेंज आए तो उस कंडीशन में आपको इस बॉडी को मोशन से रोकना पड़ेगा। और मोशन से आप तभी रोक सकते हो जब इसको इक्विलिब्रियम के स्टेट में डालोगे। इक्विलिब्रियम के स्टेट में डालोगे दैट मीन्स इसके ऊपर फोर्स लगे लेकिन मोशन ना हो, ठीक है। और वो भी कैसा इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये बातें समझनी पड़ेंगी। या ऐसे बोलूँ मैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स ही कॉज बनता है मोशन का। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप बॉडी के शेप में चेंज चाहते हो, यानी आप बॉडी की इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ढूंढना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे देखिए यह फोर्स लग रहा है तो इधर से कोई रोकने वाला है नहीं, तो ये बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो उस कंडीशन में आप पांचवें टाइप के चेंज को नहीं देख पाओगे, यानी शुरुआत के 4 ही चेंज आप देख पाओगे। पांचवें टाइप का जादू अगर फोर्स का देखना है तो उस कंडीशन में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, बैलेंस फोर्स की। इस बात को आप पहले ही नोट करके रख लीजिए। यानी 100% इधर से कोई रोकने वाला फोर्स होगा, तो मैंने मान लिया कि ये क्या है, फिक्स है। इधर से क्या है, ये फिक्स है, यानी ये बॉडी इस साइड से क्या है, फिक्स है। अब अगर ये फोर्स लगाएगा तो उधर जाएगी नहीं। फिक्स होने का मतलब क्या है, वो इधर मूव नहीं कर सकती, उधर से ऑलरेडी उसको फिक्स कर दिया गया है। तो अब क्या करोगे, अब अगर मान लो इधर से फोर्स लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो, इनके पार्टिकल को दबा रहे हो, है ना, इनके पार्टिकल को क्या कर रहे हो, दबा रहे हो। रिजिड बॉडी के केस में ये माना जाता है कि भाई अगर मान लेता हूँ कि ये रिजिड बॉडी है तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है IMD, वो कितना होता है, 0 होता है, बिल्कुल। यानी IMD 0 होने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिल्कुल ही कम होता है, ताकि मैं अगर दबाऊं भी, मतलब 0 मान लिया तो दबाऊंगा भी तो दबने का कोई चांस ही नहीं है ना, क्योंकि गैप है नहीं। तो पार्टिकल आपस में और कहाँ गैप ढूंढ के अंदर तक जा सकते हैं, यानी कहाँ आपस में सट सकते हैं, जब ऑलरेडी ही क्या है, सटे हुए हैं, एकदम नजदीक है, तो और नजदीक जाने का चांस बनता ही नहीं है। तो IMD 0 है, तो रिजिड बॉडी के केस में IMD 0 मानता हूँ, इसीलिए फोर्स लगाऊंगा भी तो ये पार्टिकल अब अंदर नहीं जाएंगे, और अगर अंदर नहीं गए तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बॉडी के शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हम दबा रहे हैं, हम खींचे तब, यहाँ पे खींचे तब। तो यहाँ पे रिजिड बॉडी के केस में ये माना जाता है कि अगर तुम चाहे खींचो चाहे दबाओ भाई, उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, 0, यानी इनके बीच में दूरी नहीं आएगी। इतने खतरनाक फोर्स के कारण ये बंधे होते हैं, तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। लेकिन इन द रियलिटी इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। ओके, यानी कहने का कुल तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं एक बॉडी को पकड़ता हूँ तो इस बॉडी के बीच में 100% कहीं ना कहीं क्या होंगे, थोड़े थोड़े गैप होंगे। और अगर थोड़े थोड़े गैप होंगे तो भाई ध्यान से समझिए, थोड़े गैप होने का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, है ना। तो होगा क्या कि मैं जब इसके ऊपर फोर्स लगा के आगे की ओर खींचूंगा तो खींचने से होगा क्या कि भाई इस बॉडी के पार्टिकल दूर जाएंगे इस फोर्स के कारण, दूर जाएंगे इस फोर्स के कारण। लेकिन जो ही ये फोर्स हटाऊंगा वह पूरा अपनी पुरानी अवस्था में चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए ये नॉर्मली रिजिड बॉडी का केस है, लेकिन ऐसा कोई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा रियलिटी में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली तो कुछ ऐसे मिलेंगे कि पार्टिकल के बीच में क्या होगा, गैप होगा। और अगर गैप होगा तो इस कंडीशन में इनको खींचूंगा या दबाऊंगा तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, 0 तो नहीं है इस केस में, और अगर 0 नहीं है तो या तो ये बढ़ेगा या तो घटेगा। लेकिन ये देखा गया सॉलिड के केस में भाई कि ऐसे सॉलिड है जिनके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो शेप में चेंज आ रहा है, लेकिन जो ही मैं फोर्स हटा दूंगा वह क्या होगा, पुनः अपनी पुरानी अवस्था में चला जाएगा, जैसा कि मैंने वहां पे दिखाया। तो आई थिंक आपको दोनों बातें जो मैंने दिखाई और अभी जो समझाई वो बातें समझ में आ गई, है ना। तो आप कहेंगे सर क्या केवल एक प्रॉपर्टी आती है, केवल एक ही गुण आता है कि भाई इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, अपने शेप में चेंज लाएगा, फिर फोर्स हटा दूंगा तो पुनः ये पुरानी अवस्था में चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी आप प्रॉपर्टी देखते हो। जैसे
सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये नजर में आ गई, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही आपको भंगुरता नजर आएगी, तन्यता नजर आएगी, ये सब की सब प्रॉपर्टी। जैसे प्लास्टिसिटी आपको नजर आएगी। ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। मतलब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ध्यान देंगे बैलेंस फोर्स लगा रहा हूँ, तो आपको कई सारी चीजें नजर आएंगी। जैसे उससे पहले अभी मैंने इलास्टिसिटी ये जो बताया है, ये क्या है, इलास्टिसिटी, ये एक प्रॉपर्टी है। तो इलास्टिसिटी आती है कि भैया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, उसके शेप में चेंज आया, फोर्स हटा दिया, फिर से वो पुरानी अवस्था में चला गया। लेकिन अगर सपोज कर लो आपने फोर्स लंबे समय तक लगाए रखा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो टेंसाइल की स्थिति में आ जाएगा, यानी खींच जाएगा। और वो भी प्रॉपर्टी सब में अलग अलग होती है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब में ऐसा होगा। यही इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी भी ऐसा जरूरी नहीं कि सब में होगा, है ना, किन्हीं ऑब्जेक्ट में होगा, किन्हीं ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे जिनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी। अदरवाइज आप समझ सकते हो, जैसे कि मैं बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट दिखा सकता हूँ, जैसे क्या है, बिल्कुल देखिए ये है लकड़ी एक, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने फोर्स लगाया, देखिए यहाँ तक फोर्स लगा दिया, फिर से छोड़ दिया तो फिर से पुरानी अवस्था में चलेगा, और लगाया यहाँ तक लगा दिया, इनके शेप में इतना चेंज ला दिया, फिर छोड़ाया, फिर पुरानी अवस्था में चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादा लगा दिया तब, अब अभी पुरानी अवस्था में जा पाएंगे नहीं, ये टूट गए। क्या प्रॉपर्टी है इनके अंदर, ब्रिटलनेस की, भंगुरता की, यानी फोर्स लगाने पे क्या हो जा रही है, टूट जा रहे हैं, ठीक है। और जब तक ये खींच रहे थे तब तक तन्यता की प्रॉपर्टी थी इनके अंदर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन हमें उन प्रॉपर्टीज को पढ़नी है जो हमारे लिए क्या है, जरूरी है, जो हमको मोस्ट ऑफ सॉलिड्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इलास्टिसिटी की, यानी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लेने जा रहे हैं, इलास्टिसिटी। यानी सॉलिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उनमें से हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की। देखिए इलास्टिसिटी के लिए मैं पुनः आपको समझा दूं कि इलास्टिसिटी एक गुण है, लेकिन वो एक लिमिटेड फोर्स के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। बहुत ज्यादा फोर्स आपने लगा दिया तो वो इलास्टिसिटी कन्वर्ट हो जाएगी प्लास्टिसिटी के अंदर, ठीक है, यानी पुनः वो पुरानी अवस्था में नहीं जा पाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी से। चलिए देखिएगा इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यास्थता, ठीक है। अब प्रत्यास्थता क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, तो अभी जस्ट बताया, 10,000 बार बता चुका हूँ मैं आपको। एक बार और समझ लीजिए कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो उस ऑब्जेक्ट के शेप में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, लेकिन वो तब तक ही होगा जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड होगा। जो ही फोर्स मैंने हटा दिया, त्यों ही वो ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी अवस्था में, यानी जैसा था वैसे ही हो जाएगा। तो इस गुण को, यानी सॉलिड के इस गुण को ही हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इलास्टिसिटी क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इट इज अ प्रॉपर्टी of solids in which a force applied on a body, then body change its shape, but when force is removed, then body regain its original shape। ये सिंपल मैंने यहाँ पे क्या बोला है, तो सिंपली मैंने इतना ही बोला है जो मैंने बोला, मतलब जो बोला है वही लिखा है।
ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, जिसके अंदर क्या होता है कि फोर्स जब मैं बॉडी के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो बॉडी अपने स्टेट को क्या कर लेती है, सॉरी अपने शेप को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। लेकिन जब मैं फोर्स को रिमूव कर देता हूँ तो बॉडी अपने पुरानी अवस्था या प्रारंभिक अवस्था को रीगेन कर लेती है, यानी पुरानी अवस्था में वापस चली जाती है। ठीक है, तो इसी गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ओके, बिल्कुल। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो आज तक हम लोगों ने ये समझा है कि जो फोर्स होता है जो आता है और चेंज करता है, तो उस चेंज को मतलब चेंज करने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। जैसा लो, यानी बॉडी के स्टेट में चेंज करना हो या किसी भी प्रकार का बॉडी के अंदर चेंज लेके आना, तो हम क्या लगाते हैं उसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर। लेकिन आपको याद रखना होगा इस कंडीशन में कि यहाँ पे जब हम बॉडी के शेप की चेंज की बात कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलेंगे। एक्चुअल में इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम दूसरा नाम देंगे और ये नाम होगा हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, क्यों डिफॉर्मिंग फोर्स, बिकॉज ये बॉडी के शेप को डिफॉर्म कर देता है, ठीक है ना, जो फॉर्म है उसको डिस्ट्रक्ट कर दे रहा है, उसको ब्रेक कर दे रहा है, तो उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसको डिफॉर्मिंग फोर्स के नाम से जानेंगे। यानी यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक बात याद रखिए कि एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे पूरा का पूरा, तो ये जो इलास्टिसिटी है ना, एक प्रकार से अपोज करने वाली फोर्स है, अपोज करने वाली फोर्स के कारण होता है, सॉरी नॉट ये फोर्स है, ये बोल रहा हूँ कि अपोज करने वाली फोर्स के कारण होता है। देखिए, आप कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो बॉडी का शेप चेंज हो गया, बॉडी का शेप चेंज हो गया, लेकिन जो ही फोर्स हटाया पुनः वो पुरानी अवस्था में चला जा रहा है। तो 100% श्योर है कि मान लो जब तक मैंने लगाया ठीक है, मेरे फोर्स के कारण उसके पार्टिकल दूर भागे हैं, है ना, मेरे फोर्स के कारण उसके पार्टिकल दूर भागे हैं, लेकिन जब मैं हटा दे रहा हूं तो पास कैसे आ गए वो, यानी अंदर से भी कोई ना कोई फोर्स लगी है कि नहीं लगी है, यानी अंदर से भी एक फोर्स लगी है और उसी फोर्स के कारण वो पुनः क्या हो जा रहे हैं, पास चले जा रहे हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये समझो कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या हो रहे हैं, अपने शेप में चेंज लेके आ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है मेरा, आखिर ये तुरंत परमानेंट चेंज क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। मैंने फोर्स लगाया और तुरंत इनको क्या हो जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए था, लेकिन ये बिखर नहीं रहे हैं। तो यहाँ से भी एक दूसरी बात समझ में आती है कि 100% इन पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स के कारण तो ये अपने बचाव को रख पा रहे हैं, मतलब अपने शेप को अभी भी बचाए रख पा रहे हैं, भले ही मैंने क्या लगाया, वो एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी यहाँ पे मेरा इरादा है कि उस शेप को एकदम चेंज कर देना, लेकिन फिर भी मैं एकदम तो चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं चेंज कर पा रहा हूँ, क्योंकि 100% अंदर कहीं ना कहीं कोई फोर्स है ना। तो वो फोर्स है जो क्या कर रहा है, इस एक्सटर्नल फोर्स से लड़ रहा है, फाइट कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलास्टिसिटी की कहानी है वो अपोज करने वाली फोर्स के कारण ही तो आएगी। अगर अपोज करने वाली फोर्स नहीं होती तो ये एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कर रहे हैं, ये तो पूरे शेप को ही क्या कर देगी, बिगाड़ के रख देगी और फिर ये ओरिजिनल स्टेट में जाएगा नहीं। अगर ये ओरिजिनल स्टेट में जाएगा नहीं तो इलास्टिसिटी का मतलब ही नहीं है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, प्रत्यास्थता का अर्थ क्या है, भैया फोर्स हटाओ तो वो अपने शेप में रीगेन हो जाए, यानी वो जो शेप है रीगेन हो जाए उस ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पे अगर अपोज करने वाली फोर्स नहीं होगी, इसका विरोध करने वाली फोर्स नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं आएगी। ओके, इस बात को याद रखिएगा। आई होप समझ में आ गई होगी प्रत्यास्थता क्या है, ठीक है, बिल्कुल। अब चलो थोड़ा सा और डीप में उतरते हैं और गहराई में चलते हैं इसके और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे नजर आएंगे, बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स नजर आएंगे जिनके ऊपर आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ये देखो, मैं अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो मैं पुनः आपको बता दूं कि अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, तो यहाँ से तुरंत आप पकड़ लीजिएगा कि यहाँ पे जो बॉडी ली गई है, यहाँ पे जो बॉडी ली गई है उसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स, ठीक है। या बॉडी हो ना हो, एक साइड से क्या है, फिक्स है, एक साइड से क्या है, फिक्स है। उस फिक्सेशन के कारण उधर से उसको क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है। नहीं तो इतना तो समझदार आप हो ही चुके हैं कि अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो 100% बॉडी इधर की ओर मूव कर जाएगी, है ना।
लेकिन यहाँ पे बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए, ये पहली बात समझ लेनी है, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मोशन नहीं हो रहा है। ठीक, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिफॉर्मिंग फोर्स की। तो 100% आप क्लियर हो जाएंगे, बॉडी के शेप में चेंज होने वाला है और 100% जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उधर से अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई होगा जो इसको मोशन करने से रोक रहा होगा। अब चाहे फिक्स कर लो चाहे जैसे समझ में आए, ठीक है। जैसे मैं देखो यार, किसी बोर्ड के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या ये मोशन कर रहा है? मैं अंदर की ओर फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या मोशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे दीवार है और दीवार इस बोर्ड को मोशन करने से रोक रहा है, सिंपल। लेकिन अगर मैं आगे की तरफ लगा दूं तब मोशन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स के रूप में ये काम कर माना जाएगा, यानी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है, यानी यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स आ गया, क्योंकि पीछे से कोई रोकने वाला है ही नहीं, आगे की ओर मैं खींच के लेके चला जा रहा हूँ। समझ में आया? आया ना? बिल्कुल। अब मान लो सपोज कर लो कि मैं इधर की ओर लगा रहा हूँ तो क्या होगा? मोशन होगा। लेकिन अगर मैं पीछे की ओर लगाऊं तो बहुत ज्यादा लगा दूंगा तो बोर्ड टूट जाएगा, है ना? टूट जाएगा, यानी इसके शेप में क्या आ जाएगा? चेंज। क्यों? क्योंकि पीछे से अपोज करने वाला है। ठीक है, अभी मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे ही हर ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई होगा जो उसको मोशन करने से रोकेगा। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि भैया मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो इतनी समझ आप बना लीजिएगा। ओके, अच्छा अब एक बात समझिएगा कि अगर मान लो मैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूँ किसी सॉलिड के ऊपर, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है किसी सॉलिड के ऊपर। अब एक बात समझो, क्या कि भाई डिफॉर्मिंग फोर्स का काम है बॉडी के शेप को चेंज करना। अब ये फोर्स आया, अब ये फोर्स आ रहा है सॉलिड की शेप में चेंज करना चाहता है, तो ये दो तरीके से चेंज कर सकता है भाई। पहला 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 परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज, इसको मैं समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा टेम्परेरी चेंज, क्योंकि हम लोगों ने शेप वाले में देखा हुआ है कि जो शेप में चेंज आता है वो दो तरीके से होता है, एक तो टेम्परेरी और एक तो परमानेंट, यानी अस्थाई और अस्थाई। अब क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी का शेप चेंज हुआ, फोर्स हटाया, लेकिन बॉडी पुनः अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आया, यानी जो इसके अंदर चेंज आ गया वो परमानेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेरी चेंज का मतलब मैंने जब तक फोर्स लगाया था तब तक बॉडी के शेप में चेंज था, लेकिन जो ही फोर्स हटा दिया बॉडी के अंदर जो चेंज था वो फिर से गायब हो गया, बॉडी पुनः अपने पुरानी शेप में ही आ गई। ठीक है, तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे? टेम्परेरी चेंज। अब याद रखिएगा कि मैंने जब दो बातें बोली कि टेम्परेरी और परमानेंट, तो यहाँ से स्पष्ट है कि आप जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो इलास्टिसिटी, वो कहाँ बिलोंग करेगी? टेम्परेरी चेंज में। इलास्टिसिटी किस तरीके के चेंज के लिए आती है? टेम्परेरी चेंज। तो यहाँ से एक बात क्लियर कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी क्या करती है? बॉडी के अंदर एक टेम्परेरी चेंज लेके आती है। लेकिन अगर मैंने ज्यादा ही क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया, तो ये फिर टेम्परेरी चेंज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परमानेंट चेंज में। और मैं अगर बात कर रहा हूँ परमानेंट चेंज की, कि मैंने फोर्स जो ही लगाया त्यों ही क्या हो गया? परमानेंट चेंज हो गया। परमानेंट चेंज हो गया, इसका मतलब इसके पास इलास्टिसिटी बहुत क्या है? कम है। अगर इलास्टिसिटी होती तो क्या होता? एक अपोज करने वाला फोर्स होता। समझ पा रहे हैं? फील करिए इस चीज को। परमानेंट चेंज आ रहा है, जो ही फोर्स मैंने अप्लाई किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ही फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया बॉडी के ऊपर, तुरंत ही क्या हो गया? ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। अब मैं फोर्स हटा भी दूं तो अब ब्रेक है, वो पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता। तो इस कंडीशन में एक कैसा चेंज है? परमानेंट चेंज है। इसका मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी वाला गुण नजर नहीं आया, नहीं आया ना? नहीं नजर आया, इसका मतलब जो अपोज करने वाली फोर्स थी उसने क्या नहीं किया? अपने आप को रिस्टोर नहीं किया, मतलब अपने आप को रीगेन नहीं कर पाई, क्योंकि इलास्टिसिटी नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, जबकि टेम्परेरी चेंज में क्या होगा भाई? इलास्टिसिटी लड़ेगी, और तब तक लड़ेगी जब तक उसकी एक औकात होगी। हाँ, ये एक बात याद से रख लीजिएगा कि यही टेम्परेरी चेंज फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? परमानेंट चेंज में, जब आप लिमिट क्रॉस कर दोगे फोर्स का। ठीक है, तो एक लिमिट तक ही होता है। और देखिए ये दोनों बातें ऐसी नहीं है कि जो आप नहीं जानते हो। जैसे मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दे देता हूँ स्टील का, इसका एग्जांपल दे दिया मैंने स्टील का। स्टील छोड़ो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ सबसे आसान क्या होगा? आप ले लो चौक। ठीक है, स्टील में भी तो आएगा। एक ले लो चौक, दूसरा ले लो रबड़। चौक देखें आप लोग, जो लिखा जाता है बोर्ड के ऊपर, हल्का सा भी फोर्स लगा दिया
चॉक क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन रबर की बात की जाए तो रबर के अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, फोर्स लगाऊंगा तो उसके शेप में चेंज आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, जो ही फोर्स हटाऊंगा फिर से क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, पुरानी अवस्था में आ जाएगा। रबर तो देखिए ही आप लोग, है ना, यही है रबर। देखिए इतना फोर्स लगा दिया, इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया, फिर भी क्या नहीं हुआ, परमानेंट चेंज नहीं आया। कैसे पता, क्योंकि जो ही मैं छोड़ूंगा तुरंत क्या आ जाएगा, अपने उसी अवस्था में। फिर से मैं खींच दूं, फिर शेप में देखिए इतना चेंज आ गया, फिर मैं छोड़ दूं, देखिए पुरानी अवस्था में आ गया। यानी रबड़ के पास इलास्टिसिटी का गुण ज़्यादा होता है और चॉक के पास वो जो गुण है वो क्या होता है, बिल्कुल कम। जैसे ये जो मार्कर है मेरा, इस मार्कर को मैं पकड़ूं, इस मार्कर को तो नहीं पकड़ूंगा क्योंकि अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो समस्या आ जाएगी। इस पेन को पकड़ते हैं, इस पेन को अगर मैं पकड़ूं और एक लिमिट तक, देखिए यहाँ भी क्या है, इलास्टिसिटी नजर आ रही है आपको, है ना। अब मैं इसको तोड़ते जा रहा हूँ, तोड़ते जा रहा हूँ, मतलब फोर्स लगा रहा हूँ मैं। अब टूटेगा नहीं टूटेगा मुझे नहीं पता, देखिए मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन अभी भी इसके पास क्या है, इलास्टिसिटी वाली कहानी नजर आ रही है। अब देखिए क्या हुआ, अभी पुरानी अवस्था में नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब इसके पास क्या आ चुका है, इलास्टिसिटी खत्म, प्लास्टिसिटी आ चुकी है, ठीक है। और प्लास्टिसिटी के कारण ये क्या है, ये पुरानी अवस्था में नहीं आ पा रहा। ऐसा कोई और ऑब्जेक्ट है आप लोगों के पास, क्या है, तो सीख तो तोड़ा ही गया, कुछ और बताइए, दीजिए दीजिए, टाइम नहीं बताइए क्या मैं इसमें तोड़ूंगा, चलिए रहने दीजिए, जितना समझाना था समझिए, ठीक है। तो कई ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास इलास्टिसिटी बहुत कम होती है तो परमानेंट चेंज आता है, और जिनके पास इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है तो उनके अंदर टेम्परेरी चेंज आता है फोर्स लगाते वक्त, ठीक है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो यही टेम्परेरी चेंज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट चेंज के अंदर। अब आई थिंक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आगे बढ़ूंगा और चीज़ों को समझूंगा। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए एक चीज़ और समझते हैं कि आखिर इलास्टिसिटी आती कैसे है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने इसके लिए एक बहुत शानदार पैटर्न आपको दिया हुआ है, और उस पैटर्न को आप जब देखेंगे तो बड़े अच्छे समझ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स पकड़ता हूँ, मतलब मॉलिक्यूल्स के हिसाब से मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है। इन मॉलिक्यूल्स को जब आप देखोगे तो होता क्या है एक्चुअल में, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ इस तरीके से, स्प्रिंग मॉडल, ऐसे ऐसे स्प्रिंग मॉडल, ये सब स्प्रिंग मॉडल है। ठीक है, ये पूरे के पूरे पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और आप जो देख पा रहे हो ये जानते हैं क्या है, ये जो स्प्रिंग मॉडल है एक्चुअल में क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है ना, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, कनेक्ट करके रखे होता है। जैसे कि आप इस मार्कर को देखिए, मार्कर भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, पर क्या इसके छोटे छोटे जो कण है वो बिखरे हुए हैं, नहीं, क्या है, आपस में चिपके हुए हैं। तो चिपकाने वाला जो बल होता है, जो कणों को चिपका के रखता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कुछ इस तरीके से होता है ना। आप अगर बात करोगे स्प्रिंग की, देखो यार, स्प्रिंग भी एक प्रकार से क्या है, सॉलिड ही है, और उसके अंदर भी आपको प्रॉपर्टी किसकी नजर आएगी, इलास्टिसिटी की। जैसे आप स्प्रिंग को देखोगे तो स्प्रिंग में भी कहानी सेम होती है। जैसे वो भी क्या होता है, एक पॉइंट से क्या होता है, फिक्स होता है। और मान लेता हूँ कि ये एक इंड है, जब मैं क्या करता हूँ, आगे की ओर फोर्स लगाता हूँ तो क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है ना। ये एक्सटेंड होकर कुछ इस तरीके से हो जाता है, यानी पहले इतनी लेंथ थी, अब इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसके शेप में चेंज आ गया। अब क्या होगा, अब आगे थोड़ा सा देखेंगे, जो ही मैं ये फोर्स हटाऊंगा, मतलब जब तक मैं इधर खींचे हुआ था तब तक तो शेप में चेंज आया, जो ही ये फोर्स हटाऊंगा पुनः ये किस अवस्था में चला जाएगा, इस अवस्था में। तो स्प्रिंग में ये देखा गया कि नहीं देखा गया। सेम इसी चीज को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को स्प्रिंग के थ्रू समझा दिया।
उसमें कहा ही यही गया है कि देखो बेटा कुछ होता नहीं है, फोर्स मैं लगाऊंगा इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगाऊंगा, तो होगा क्या कि ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो जैसे फोर्स लगाने से स्प्रिंग क्या होती है, खींचती है, वैसे ये मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, यहां से उठ के कहां चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, आया ना, ऐसे चला गया। लेकिन स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझिए, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब तक जितना आप खींचोगे उसके अंदर उतना ही रिस्टोर होते जाता है फोर्स। जैसे इस रबड़ को ही देख लो, रबड़ भी एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, रिस्टोर करने का। देखो इस रबड़ को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, इस रबड़ को मैंने थोड़ा सा खींचा फिर छोड़ दिया, तो रबड़ वहीं का रुक गया, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। क्या काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा मोशन किया, नहीं, मैं थोड़ा सा और खींचा, इतना खींच लिया, अब मैंने छोड़ा, मूव किया ना, पहले से ज्यादा मूव किया। पहले से ज्यादा क्यों मूव किया, क्योंकि जब मैंने इसको ज्यादा खींचा तो इसके अंदर फोर्स क्या हुआ, ज्यादा रिस्टोर हुआ। फिर मैंने और खींचा, बहुत ज्यादा खींच लिया, अब मैं छोड़ूंगा तो देखिए और ज्यादा रिस्टोर हो चुका है फोर्स। दैट मीन्स जितना खींच रहा हूं मैं इसके अंदर उतना ही ज्यादा इसके अंदर फोर्स क्या होते जा रहा है, रिस्टोर होते जा रहा है। और जो ही ये फोर्स हटाऊंगा तो ही वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर लेगा, इसको खींच लेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, मैं इसको खींच रहा हूं, तो खींचने से क्या हो रहा है, मान लो अगर मैं थोड़ा सा खींच रहा हूं, मतलब इतना फोर्स लगा रहा हूं, तो इतना इधर क्या कन्वर्ट क्या आ रहा है, इतना रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है। ठीक है, मैंने फोर्स की मात्रा और बढ़ा दी, ये और खींच जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, है कि नहीं है? जो क्या करेगा, इसको रिस्टोर करने का क्या करेगा, प्रयास। समझ पा रहे हैं? मैंने फोर्स और बढ़ा दिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा, और बढ़ जाएगा, जिसको क्या करेगा, पुनः उसको खींच के लेके आएगा। जितना तुम इसके इनिशियल स्टेज से खींच के फोर्स लगाओगे, मतलब इसको खींचने, मतलब इसके इनिशियल स्टेट में जो चेंज लेके आने के लिए जितना फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा इधर क्या होगा, उसको इनिशियल स्टेट में बनाने के लिए, फिर से बनाए लाने के लिए या फिर से बनाए जाने के लिए फिर से फोर्स क्या होने लगेगी, रिस्टोर होने लगेगी। जितना उधर खींचूंगा उधर अंदर से मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ही फोर्स क्या होने लगेगा, रिस्टोर होने लगेगा। और जो ही ये फोर्स हटाऊंगा तो ही ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर लेगी, इसको खींच के वापस ला देगी। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। रबड़ वाले से बिल्कुल फील करिए, ऐसा ही होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ऐसा होता है कि ये मॉलिक्यूल्स है मेरे हाथ का, ठीक है, अब मैं सपोज कर लो क्या कर रहा हूँ, नहीं सॉरी, इसको पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं खींच के इसको दूर लेके जा रहा हूँ। देखिए ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे समझ लो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस रबड़। अब रबड़ मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ऐसे कनेक्टेड है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले मॉलिक्यूल्स में, इस वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर मेरे एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है, तो ये क्या हो रहा है, खींचते जा रहा है, तो ये कहाँ पे पहुंच चुका है, यहाँ पे पहुंच चुका है। अब जो ही इसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स हटेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स हटेगी, तो ही ये छोड़ेगा, मतलब ये क्या होगा, यहाँ से आएगा मॉलिक्यूल्स, तो ही ये खींच के क्या होगा, लेके चला आएगा। जैसे यहाँ तो मैं अपना हाथ छोड़ दे रहा हूँ ना, लेकिन क्या होगा, ऐसे होगा कि मेरा हाथ सपोज कर लिए कोई खींच रहा है, तो जो ही ये खींचेगा, सॉरी जो मेरा हाथ खींच रहा था वो छोड़ेगा, तो ही मेरा हाथ पुनः वहीं पे आ जाएगा। जैसे कि मैं इनकी हेल्प लूंगा, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप बस कुछ मत करिएगा, आप मेरा हाथ खींचिएगा, ये वाला, ठीक है, मेरा हाथ, हाँ बस इसको खींचिए, ठीक है। इन्होंने खींचा, अब ये छोड़ देंगे, नहीं मैं छोड़ दे रहा हूँ, गलत हो जाएगा, फिर से पकड़िए, हाँ फिर से, अब छोड़िए, आ जाएगा यहीं पे, फिर से खींचिए, एक बार और फील लाइए, छोड़िए, देखिए मेरा हाथ पुनः आगे नहीं आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इस रबड़ के अंदर क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स था, जिसने उसको क्या कर लिया, वापस कर लिया। इसी चीज को आपको समझना। इलास्टिसिटी का कारण क्या है कि भैया मैं जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो उसके अंदर क्या होगा, चेंज आएगा, लेकिन जितना चेंज आएगा, जितना मैं फोर्स लगा के जितना चेंज लेके आऊंगा उतना इधर रिस्टोरिंग फोर्स होगा। रिस्टोर करने का मतलब ये है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स मतलब रिस्टोर करना, रिस्टोर मतलब पुनः स्टोर कर लेना, आएगा समझ में? तो फिर क्या होगा, स्प्रिंग के माफिक ये पुनः इसको खींच के ला देगा उसके स्टेज में। तो ऐसा होता है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स है क्या, आप बता सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ये एक्चुअल में है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ये रिस्टोरिंग फोर्स और कुछ भी नहीं है, ये है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, यही तो है भाई। इसी को तो मैंने बोला था कि जो स्प्रिंग आपको दिख रहा है वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आयन, अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल लंबा चौड़ा बना दिया मैंने, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। सपोज कर लीजिए कि मैं इसको छोटे पोर्शन पे भी समझा देता हूँ। ये यहाँ पे है, फिर मैंने इधर फोर्स अप्लाई किया ऐसे, तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे होगा कि ये खिंच जाएगा यहाँ पे आ गया फोर्स लगने के कारण। तो क्या हुआ, जो ही इधर खींचा त्यों ही इसके अंदर क्या आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। अब जो ही मैं यहाँ से फोर्स हटाऊंगा, यानी जो ही मैं यहाँ से फोर्स हटाऊंगा तुरंत ये क्या कर जाएगा, रीगेन करके फिर से पुरानी अवस्था में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तब कई लोगों के मन में एक दूसरा कंफ्यूजन आएगा, और वो दूसरा कंफ्यूजन क्या होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स आ कहाँ से रहा है ना। आखिर रिस्टोरिंग फोर्स मॉलिक्यूल्स के अंदर आता कहाँ से, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स आता ही कहाँ से है, ये भी एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ा था तो उस समय ग्राफ देखा था, आपको शुरुआती दौर में ग्राफ बना के दिया गया था, जहाँ पे ये बताया गया था कि ये देखिए कि ऐसा क्यों होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जब पास आते हैं तो ही वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। यानी केमिकल बॉन्डिंग होती कैसे है या क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग। तो वहाँ पे मैंने आपको ग्राफ में ऐसे कुछ रिप्रेजेंट किया था, ऐसे था ग्राफ। इस ग्राफ में ये वाली लाइन जो थी वो क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, इस पे पोटेंशियल एनर्जी, और इस वाली लाइन पे क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो हो क्या रहा था कि जो दो मॉलिक्यूल्स थे जब वो बहुत दूर थे, जब क्या थे, बहुत दूर थे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा थी। वो क्या थी, बहुत ज्यादा थी। भाई दोनों के पास क्या है, जब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स की मैं अगर बात करूं यार, बड़े सिंपल तरीके से समझिए। एक पदार्थ कैसे बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, और आपको पता है कि छोटे छोटे कण एटम के होंगे, लेकिन एटम अकेले नहीं रहते हैं, वो हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ रहते हैं, यानी किसी के साथ क्या किए होंगे, बॉन्ड बनाए होंगे। वही कहानी में बता रहा हूँ कि यार देखो होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्यों आता है। तो ऐसा होता है कि दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग जब रहते हैं तो इस मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, और इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो दोनों के पास जब ज्यादा एनर्जी होती है तो वो अनस्टेबल कहलाते हैं, क्योंकि ज्यादा एनर्जी अनस्टेबिलिटी का लक्षण है, ठीक है। ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ज्यादा, तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या करेंगे, मूव करेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी में कहीं ना कहीं दौड़ेंगे। दौड़ने का मतलब उनको केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। तो अगर वो चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन ना करना पड़े, या वो चाहते हैं ये कि वो शांति से बैठे रहें, जैसे आप एक बॉल को, जैसे आप सिंपली देखते हो बॉल को जब आप ऊपर लेके जाते हो तो क्या आने लगता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है, और जो ही मैं उसको छोड़ दूंगा तो बॉल नीचे जब चला जाएगा तो फिर क्या होगा, रुक जाएगा, है कि नहीं है। तो स्टेबल कहाँ है, बॉल ऊपर स्टेबल है कि नीचे स्टेबल है। अगर ऊपर रखा हूं तो 100% तो गिरेगा ही गिरेगा मतलब नीचे आएगा मतलब उसको रन करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी में अपने एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी उसके लिए समस्या है। लेकिन अगर वो नीचे रहे तब वो नहीं कहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। तो स्टेबल कहाँ है, नीचे, ना कि ऊपर। ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, अगर ये मार्कर है, अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ कि यहाँ पे रुक जाएगा वो नहीं, तो इस पोजीशन में वो अनस्टेबल है। लेकिन ये गिर के कहाँ चला जाएगा, नीचे, और नीचे जाके ये रुक जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से ज्यादा वो नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है, मिनिमम हो चुकी है। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के साथ ही वो जीवित रह सकता है। तो होता क्या है, होता कुछ ये है कि जब दो मॉलिक्यूल्स को मैं पास लेके आता हूँ, दो मॉलिक्यूल्स को क्या करता हूँ, पास लेके आता हूँ, तो पहले तो दूर है तो उस कंडीशन में इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है। अब होता क्या है कि इनको पास लाया जाता है, यानी इनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, निरंतर घटाया जा रहा है। आप खुद सोचिए ना भाई, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मान लेता हूँ कि यहाँ पे 6 मीटर की डिस्टेंस है, ऐसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो 6 मीटर दूरी है इनके बीच में, तब क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। फिर मैं इनको क्या कर रहा हूँ, पास लेके आ रहा हूँ, यानी अब इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होना स्टार्ट कर दी, घटना स्टार्ट है, ठीक है। अब ये जितना पास आते जा रहा है, जितना मैं पास करते जा रहा हूँ, यानी अब मैं यहाँ से यहाँ लेते जा रहा हूँ, तो देखो ये ग्राफ क्या होते जा रहा है, ग्राफ धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, घट गया कि नहीं घट गया। फिर मैंने क्या किया भाई, बड़े अच्छे से समझना, यहाँ तक आ गया, एकदम कम हो गया, और यहाँ पे आके एकदम क्या हो गया है, कम। यहाँ तक पहले पकड़ो, यानी इस पोजीशन पे आके, यानी मॉलिक्यूल्स एकदम क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट आने पे मतलब एक ऐसी डिस्टेंस में पहुंच चुके हैं जहाँ पे उनकी दोनों की एनर्जी क्या हो चुकी है, मिनिमम।
अब मैं अगर इनसे भी पास लेके जाऊं, अगर इस दूरी मतलब इनके बीच में जो दूरी है, फिर से समझो, दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, उनको मैं पास लाते जा रहा हूँ, लाते जा रहा हूँ, लाते जा रहा हूँ, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एक ऐसी लिमिट पे पहुंच जाएंगे ये कि जहाँ पे अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी एकदम क्या हो जाएगी, मिनिमम, यानी अब उससे कम नहीं हो सकती। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब उससे कम नहीं हो सकती, पहुंच गई ये, बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, अब मैं थोड़ा और पास लेके चला जाता हूँ। तो जब मैं और पास लेके जाऊंगा तो भी इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना। यानी अगर मैं और पास लेके जा रहा हूँ, यानी उस मिनिमम एनर्जी पे तक मैं मतलब जितना डिस्टेंस पे मिनिमम एनर्जी शो कर रहे थे उससे भी नजदीक लेके आऊंगा, तो इनकी एनर्जी क्या होने लगेगी, पॉजिटिव होने लगेगी, यानी बढ़ने लगेगी। और अगर मैं उससे दूर लेके जा रहा हूँ, सपोज कर लो इधर लेके जा रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, तो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर पास लेके आ रहा हूँ तो भी बढ़ रहा है। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जीरो हो, क्या हो, जीरो हो। तो जब जीरो हो तो उसी पोजीशन पे हम मानते हैं कि वो दोनों ने क्या कर लिया, केमिकल बॉन्ड बना लिया है। और केमिकल बॉन्ड बनाने की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं। यानी वही है केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना, यानी केमिकल बॉन्ड बन चुका है। अब दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है, मिनिमम। यानी इस पॉइंट पे ही हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। अब ध्यान से सुनना, इधर लेके जाऊंगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इधर लेके जाऊंगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब क्या होगा, थोड़ा समझिए। दूर लेके जाऊंगा तो ये अट्रैक्ट होंगे, होंगे, बड़े अच्छे समझो। दूर लेके गया था ये, जब दूर थे तो अट्रैक्ट होते गए हैं, हाँ या ना, इसीलिए तो पास आए हैं। और जब मैं नजदीक लेके जा रहा हूँ तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़े, इसका मतलब फिर क्या हो रहा है, रिपल्सन आ रहा है भाई, है कि नहीं है। यानी एक स्टेज के बाद जब मैं इनको पास भी लेके जाऊंगा तब ये रिपेल होना स्टार्ट कर देंगे, है ना। पहले दूर थे तो क्या हो रहे थे, पास आ रहे थे, एक पोजीशन तक पास है जहां पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम। यानी उन्होंने बोला कि बस इतना ही नजदीक रहना है और इतनी नजदीकियों के साथ हम अपना जीवन क्या कर लेंगे, व्यतीत कर लेंगे। अब उससे भी ज्यादा इन्होंने नजदीक होने का प्रयास किया तो फिर से क्या आ गई, दूरी। तो दोनों बातों को क्लिक करिए। जब दूर है तो अट्रैक्शन, दूर है तो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक। और जब एकदम पास करने जा रहा हूं मैं तो रिपल्सन। समझ पा रहे हैं, यानी दो फोर्सेस निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, यही दोनों फोर्सेस क्या है आपके, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब समझो कैसे क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना थोड़ा सा, ये रहे मॉलिक्यूल्स। अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स को दूर करना, हाँ है ना भाई, इस मॉलिक्यूल्स को दूर करना चाहता हूँ ना भाई। फोर्स इधर लगा रहा हूँ, इसका मतलब इधर से तो फिक्स है, इधर से फिक्स है, दैट मींस इनको मैं दूर करना चाहता हूँ। तो दूर करूंगा तो क्या आएगा, अट्रैक्शन फोर्स। भाई ये मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहा है, ये मॉलिक्यूल्स दूर जा रहा है, तो दूर जाएगा तो ये वाला क्या करेगा, उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा के उसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। यानी यहाँ पे क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है। अच्छा, अगली बार मैं क्या कर रहा हूँ, अगली बार मैं इसी पदार्थ के ऊपर क्या कर रहा हूँ, कैसा फोर्स लगा रहा हूँ भाई, कंप्रेसिव फोर्स। वो तो खींचने वाला फोर्स था, चलो उसको टेंसाइल फोर्स बोल लो। अभी मैं कैसा फोर्स लगा रहा हूँ, कंप्रेशन वाला फोर्स, यानी दबाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दबाने का मतलब अब मैं इनको पास पास लाना चाहता हूँ, तो पास पास लाना चाहूंगा तो ये क्या होने लगेगा, इधर से रिपल्सन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी दूर है तो अट्रैक्शन फोर्स, और पास आने लगे एक लिमिट तक तो ऑलरेडी वो पास में है, तभी तो पदार्थ के रूप में नजर आ रहे हैं। यानी वो जिस अवस्था में आपको नजर आ रहे हैं वो उनकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं अगर दूर करूंगा तो अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होंगे, पास आ जाएंगे, यानी अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहेंगे। और अगर मैं इनको पास लेके आऊंगा तो वो दूर जाके पुनः अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे। यानी वो हमेशा क्या चाहते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखना, ठीक है, यस और नो। इसीलिए ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है और वही रिस्टोरिंग फोर्स बन रहा है। आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इलास्टिसिटी के अंदर होता क्या है। ये है आपका मेन कारण, ठीक है, ये आपका मेन कारण है। तो आई थिंक आपको इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसा लो, वेरी गुड। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आप इसके आगे बढ़ने के लायक हो चुके हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के कैपेबल भी हो चुके हैं। क्योंकि ये देखिएगा ध्यान से कि फिजिक्स के अंदर कोई जादू नहीं होता है, फिजिक्स के अंदर हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब आप गहराई में उतरोगे तभी समझ पाओगे,
ऊपर ऊपर से आपको कभी भी फील नहीं आएगा कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। अदरवाइज आप केवल एक जादू समझ सकते हो कि एक जादू है और वो हो रहा है, ठीक है। तो फिर उस एजम्पशन के साथ आपकी फिजिक्स तगड़ी नहीं हो सकती, फिर आपको कभी भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, फिर रटना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है फिजिक्स के अंदर। और सबसे खूबसूरती क्या है फिजिक्स की कि हर क्वेश्चन का आंसर है उसके पास, कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रही है, वो फिजिक्स आपको ईजिली दे सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे आंसर लेते ही नहीं है, यानी क्यों हो रहा है वो आप जानना ही नहीं चाहते, और जाएंगे आप केमिस्ट्री में, वहाँ पे आप पूछेंगे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्यों का आंसर है ही नहीं। वहाँ पे सब क्या हो रहा होता है, सब प्रैक्टिकली एनालिसिस ऑब्जर्वेशन पे कि हाँ ऐसे दिख रहा था तो मान लो ऐसे दिख रहा है, वैसे ही लोग मनवा देते हैं। लेकिन फिजिक्स की खूबसूरती क्या है भैया, हर चीज़ का कारण है। तो आप प्रयास करिए कि ये चीज़ क्यों आई है, कहाँ से आई है, उसको लेने का प्रयास जरूर करिए, क्यों का आंसर जरूर लीजिए। तो आई होप आपको इलास्टिसिटी क्या होता है, क्यों आता है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये इलास्टिसिटी के अंदर कौन कौन से टर्म आते हैं, दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी को दिखाने के चक्कर में हमको कौन कौन से और नए नए टर्म को झेलना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि भाई ये इलास्टिसिटी आ रहा है तो क्या क्या और चीज़ें अपने साथ आ रहा है। भाई अभी तो मैंने ये समझा कि इलास्टिसिटी ऐसे आता है, अब अगर आएगा तो क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।